पिछले वीडियोज़ में हम लोग बात किए थे फार्मूला वगैरह के बारे में, ठीक है। जितने सारे फार्मूले थे 7.1 के लिए, मतलब जो बेसिक्स थे वो आपको बता दिए गए थे। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नोट वगैरह की है बात, वो दोनों देख करके हम लोग आज एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे। फिर 7.2 का थ्योरी, 7.2 एक्सरसाइज ऐसे चलते रहेगा। और कल का क्लास सुबह में चलेगा या शाम में चलेगा बता दिया जाएगा, जैसा होगा। उम्मीद है कि शाम में ही चले, लेकिन अगर सुबह में चलेगा जो भी होगा, कुछ नहीं कहा गया मतलब सुबह में चलेगा, अगर कहा दिया जाएगा तो शाम में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा होगा टॉपिक में, ठीक है। लाइट अंधेरा नहीं है, एक और पेन, चलो ठीक है। तो टॉपिक का नाम है इस बार, आ जाइए गुप्तेश्वर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल जो आप लोग पढ़े हुए हैं, अभी तो हम लोग पता ही है 7.7 तक इंडेफिनिट पढ़ना है। इंडेफिनिट मतलब इसमें लिमिट नहीं दिया गया रहेगा, अगर ऊपर नीचे कुछ लिमिट दे देगा तो वो डिफिनिट हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो वो इनडिफिनिट है। और इसीलिए इंडेफिनिट वाले में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टीज़ की बात कह रहा है, डाल दीजिए, तो इसको निकाल के डालिएगा इसको। तो पहला प्रॉपर्टीज की बात करें कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। पहले से हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, उन दोनों का प्रोसेस जो है एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। वहीं यहाँ पर लिखा है पहला प्रॉपर्टीज में कि द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स। इनवर्स का मतलब समझ रहे हैं, व्युत्क्रम ऑफ ईच अदर। मतलब क्या हुआ, यानी पहला नंबर जो प्रॉपर्टीज है उसमें यही कह रहा है कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन निकालने की जो प्रक्रिया है वो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है। मतलब जैसे पहले क्या करते थे कि किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, मान लीजिए उसका डिफरेंशिएशन f डैश x आया, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो फंक्शन आ जाएगा। यानी अब हम लोग ऐसे करेंगे, जस्ट उल्टा प्रोसेस, तो फिर वो फंक्शन आ जाएगा और फंक्शन के साथ साथ एक कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है नोट नंबर 2 में। और उसके आधार पे आप एक्सरसाइज 9.2 जो है कि नहीं, बड़ा आराम से समझेंगे। देखिए क्या कहता है, दूसरा नंबर जो नोट है उसमें लिखता है कि टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विथ द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। देखिए क्या लिखता है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको कहा कि भैया आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, ध्यान से मान लीजिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है, समझिएगा जरा। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2x ही आएगा। मैंने कहा था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10 का भी करेंगे तो क्या आएगा, 2x ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आ जाएगा, मतलब अलग अलग आएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखेंगे। मतलब अगर हमें 2x का इंटीग्रेशन करना होता तो हमें क्या लिखना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का जो फॉर्मूला है x के पावर n, उस फॉर्मूला पे इंटीग्रेट करेंगे। x का फॉर्मूला क्या बोलता है कि x n+1, यानी जो पावर रहेगा एक बढ़ा दीजिए। यहाँ पावर के रूप में 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 लिखेंगे। अब वही नीचे भी लिखना है और प्लस में क्या लिखना है, c लिखना है। ये 2 फिर कट जाएगा तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब c का वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी आ रहा है, ध्यान से
कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान मालूम नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो द्विघात समीकरण के रूप में ही आएगा, मतलब सी तो कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 आए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 आए, तो ये क्या आ रहा है, द्विघात समीकरण आ रहा है। और द्विघात समीकरण का आलेख कैसा आप लोग पढ़े हुए 10th क्लास में, परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। अब हाँ रहा बात कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकता है, 5 हो जाए, 10 हो जाए। तो अगर आप परवलय का इमेज देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उसका इमेज, समझिए इस चीज़ को कि क्या कह रहा है नोट नंबर 2 में। अगर इमेज की बात कही जाए तो अगर केवल एक्स स्क्वायर रहे तो वो आपको ऐसे जाएगा, मूल बिंदु से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी नहीं रहे, 0 रहे, मतलब यानी कि फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आप खुद समझिए ना, x का वैल्यू जैसे सारणी बनाते हैं ना ग्राफ खींचने के लिए, क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए x भी 0 y भी 0 यानी कि मूल बिंदु से होके जाएगा, और परवलय तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, अब आपको ये समझना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग दे रहा है, मान लीजिए कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, इसका मतलब कि वो यहाँ से जाएगा 5 दूरी पे जाएगा, मतलब वो परवलय ऐसा होगा। या मान लीजिए माइनस में दे दिया तो वो परवलय नीचे से जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि इस तरीके के जितने सारे फंक्शन होंगे वो सब एक ही फैमिली के होंगे। ये नहीं कि एक परवलय दिखाया तो दूसरा वृत्त दिखाने रहेगा, तीसरा जो है नहीं इलिप्स दिखाने रहेगा, ऐसा नहीं होगा, या स्ट्रेट लाइन दिखा देगा। कहने का मतलब एक ही कर्व के फैमिली को वो इंडिकेट करेगा, वही यहाँ पर लिखा है। वहाँ पर यही कहेगा आपको 9.2 में कहेगा कि एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला दिया रहेगा और कहेगा उससे जो है कि नहीं कर्व के फैमिली फाइंड कीजिए। तो फैमिली का मतलब परिवार। अब वो परवलय का परिवार आ गया, अब भले ही वो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, है तो सब परवलय के फैमिली का है, ठीक है, एक ही परिवार का है। भले ही कोई लंबा हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा, वो अलग मैटर है। तो वही यहाँ पर लिख रहा है। नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी याद रखेंगे कि इंटीग्रेट करने के बाद इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर सी अगर लगा है तो सी का चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन वो जो फंक्शन है एक ही कर्व के फैमिली को इंडिकेट करता है, यानी वो सब समतुल्य होते हैं। लिखा हुआ है कि 2 इंडिफरेंट इंटीग्रल विथ द सेम डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव सेम हो। अब जैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। अगर मान लीजिए हम 5 भी रखेंगे तभी 2x आएगा, 10 रखेंगे तभी 2x आएगा, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सेम हो। बात समझना है, ठीक है। तो उस लिख रहा है कि 2 इंडिफरेंट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द, नेतृत्व करता है, लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, कर्व्स के सेम फैमिली को क्या करता है, नेतृत्व करता है, बताता है। एंड सो दे आर इक्विवेलेंट, और इसलिए वो सब क्या है, इक्विवेलेंट है। एक्स स्क्वायर पर 5 लिखे, एक्स स्क्वायर पर 10 लिखे, एक्स स्क्वायर पर लाख लिखे, कुछ भी लिखे, बस हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, और ये सब कैसे कर्व खींचा जाता है। 8 अध्याय पढ़िएगा बहुत ध्यान से। एक प्रश्न अवश्य पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और वो तभी समझ में आएगा जब आप 7 अध्याय बढ़िया से पढ़ेंगे। और 8 बहुत मज़ेदार है, उसमें यही से फिगर वगैरह पढ़ना है। 2 दिन का क्लास है, मैं कोशिश करूँगा कि किसी दिन अगर आऊँ तो उसी दिन आपको वहीं पे सामने बुला करके और एक जगह या किसी के घर या अपने ही घर, जो भी हो जैसे पॉसिबल हो, और एक ही दिन में वहीं पे आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है। थोड़ा सा सामने से वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा सा फिगर है ना, तो फिगर को समझना, एक ही दिन का क्लास है वगैरह, मंदिर वगैरह है वहाँ पे, कहीं हम व्यवस्था कर देंगे कुछ भी, या किसी के घर ही, जहाँ जैसे हो हम बता देंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 में। यहाँ भी जैसे डिफ्रेंसिएशन में था कि अगर 2 फंक्शन है, मान लीजिए u और v, तो आप क्या करते थे कि दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना तो आप अलग अलग कर दीजिए, प्लस रहे या माइनस रहे। एक बार u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी इंटीग्रेशन में भी है कि अगर आपको 2 फंक्शन दे दिए गए हैं fx और gx, u v कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी साथ में हो, ध्यान से गुना नहीं, प्लस माइनस याद से, तो उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बारी बारी से आप इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले आप fx को इंटीग्रेट कीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, और उसके बाद जो है gx है तो gx को इंटीग्रेट कर दीजिए। मतलब एकदम सेम डिफ्रेंशिएशन जैसा है, ठीक है। बात कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला पे ही आपको जो है कि पूरा 7.1 बनने वाला है, इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा सा आराम समझ जाए। अच्छा, अब कभी कभी क्या होगा कि बहुत सारे फंक्शन दे दिया, तो क्या होगा, जितना देगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए एक और आ गया तो एक और कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ कह रहा है, मान लीजिए इसमें सबके साथ कांस्टेंट भी दे दिया है, मान लीजिए k1 दे दिया, फिर k2 दे दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ।
तो उससे क्या हो गया आपको पता ही है, जैसे डिफरेंशिएशन में था वैसे ही इसमें भी है कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दोगे, केवल कांस्टेंट किसी के साथ रहेगा तो बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे रहे k1 fx प्लस k2 gx, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है, सबके साथ कुछ कांस्टेंट वगैरह भी दिए गए हैं, तो क्या दिक्कत है, प्लस k3 hx, ऐसे ही बहुत सारे डॉट 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 बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, और उन सब को आपको क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष। तो आपको तनिक भी घबराना नहीं है, बारी बारी से मान लीजिए इसको करना है, पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, सबको इंटीग्रेट बारी बारी से करेंगे। इसको करेंगे तो इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, k1 बाहर, fx को इंटीग्रेट करेंगे, फिर k2 बाहर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बारी बारी से, जैसे वो प्रोसेस था भाई, आप समझ रहे हो। फिर k3 बाहर करेंगे तो hx को इंटीग्रेट करेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो काज वैसे थोड़े करेंगे, मान लीजिए k3 नहीं दिया है तो नहीं दिया है, अगर दिया है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। एक बात और आप समझ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि अगर केवल कांस्टेंट देता था, जोड़ो समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन में केवल कांस्टेंट आ जाए तो क्या होता था, जीरो होता था। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ किसी का भी वैल्यू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट दिया है तो उसमें चर राशि नहीं है, मान लीजिए एक ही है, तो यहाँ चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है, उसका पावर जीरो है, और अगर पावर जीरो है तो फिर आप अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं कि पावर जीरो होने पर xn का फॉर्मूला क्या कहता है, आप इसको जब डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और x का पावर जीरो है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप nx n-1 वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना, तो n x n-1। अब बताइए जीरो गुना में आने पर चाहे कोई भी अंक रहे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसीलिए डायरेक्ट कह दिया गया कि अगर कोई डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट आएगा अकेले तो वो जीरो हो जाता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझ लीजिए, इंटीग्रेशन में भी आपको दिखाए हैं फॉर्मूला नंबर 2, नहीं देखे होंगे या याद नहीं होगा, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कांस्टेंट दे दिया, केवल कांस्टेंट दिया, ये dx आपको समझ में आया ना, dx का मतलब, अब देखिए एक नहीं भी लिखे इसका मतलब कि वहाँ पे एक छुपा है, यानी केवल dx का मतलब वहाँ कांस्टेंट है, समझ के चलिए। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर करोगे, या ऐसा समझोगे कांस्टेंट है यानी कि वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यानी उसका पावर जीरो है, ऐसे ना मानोगे जी। अच्छा, अब देखो, तो कांस्टेंट को बाहर आप करोगे और x के पावर जीरो है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे x n का फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन में x n का फॉर्मूला क्या कहता है कि उसका जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसी को नीचे रख दीजिए और c लगा दीजिए, तो एक से गुना करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और x में क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, नीचे 0 + 1 1 हो जाएगा, प्लस c। अब x का पावर 1x होगा, बटा में एक लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब अगर dx लिखे या 1 dx लिखे बात एक ही है, तो उसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, केवल कांस्टेंट रहे, ध्यान से, केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो है कि नहीं इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ जो वेरिएबल रहेगा वही लिखेंगे, अगर x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिख देंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पे जीरो नहीं होता है, इंटीग्रेशन में जीरो नहीं होता है, ध्यान से समझो, डिफरेंशिएशन में जीरो होता है, इंटीग्रेशन में जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 था, इसमें स्पष्ट दिखाया कि प्रॉपर्टी 3 and 4 कैन बी जनरलाइज्ड टू ए फिनिट नंबर ऑफ, वही बहुत सारे दिए तो कैसे करेंगे वो दिखाया गया आपको। फिर इसके बाद नोट लिखा है, नोट में थोड़ा एक वर्ड है उसको सुधार लीजिएगा, लिखा है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर ऑपरेशंस ऑन, एक वहाँ ऑन के जगह पे ना हम ऑन बोले हैं तो वो और लिख दिया है लो, ठीक है, वहाँ ऑन कर दीजिए। क्या लिखा है नोट नंबर 1 में कि इंटीग्रेशन, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के गाना बजाने लगे लोग, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, बोथ आर ऑपरेशन, ठीक है, संक्रिया, ऑपरेशन तो संक्रिया होता है, ऑपरेशंस, हम देखिए जहाँ बोलते सुधारने के लिए वहाँ आप लोग जब उसको देखिए तो सुधार ले, देखिए ऑन होगा वहाँ और लिख दिया गया है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, स्पष्ट समझ रहे होंगे, ये इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों जो है, दोनों बोथ आर क्या है, ऑपरेशन है, संक्रिया है, प्रोसेस है, किसका ऑपरेशन है, तो फंक्शन पे, कोई फंक्शन दे रहा है उसी पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, संक्रिया करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना या उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। ये नोट नंबर था 1। नोट नंबर 2 में क्या लिख रहा है, ऑल फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। अब देखिए जितने सारे फंक्शन है शायद वो डिफरेंशिएबल हो जाए,
लेकिन सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, मतलब सब फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे 2 नंबर में ऑल फंक्शंस, जितने सारे फंक्शंस हैं आर नॉट इंटीग्रेबल, यानी सारे फंक्शन अवकलनीय समाकलनीय नहीं होते हैं। सारे एक 2 फंक्शन में सबको इंटीग्रेट कर ही देगा, नहीं, सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आगे चलिए 3 नंबर क्या कहता है, ये सब नोट की बात है, याद रखना है। मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे देगा कि क्या सभी फंक्शन इंटीग्रेबल है नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देखिए कुछ भी बना सकता है ना, बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकता है, एक ही क्वेश्चन थोड़ी बार बार रिपीट करेगा। आगे 3 नंबर में क्या लिखता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक फंक्शन, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज नॉट सो। जैसे कहता है कि देखिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब होता है, तो वो यूनिक होता है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो है किसी फंक्शन का वो यूनिक नहीं होता है। जैसे कैसे, मान लिया जाए मैं आपको कहूँ कि x² + 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो फिक्स है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 2x ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा और कोई नहीं होगा। हाँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिखा है सारे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, सारे फंक्शन समाकलनीय नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर में क्या लिखता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक। कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन हो, उसका अगर डिफ्रेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, तो वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी एक फंक्शन के 2 डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकते हैं। बात मेरी समझो ध्यान से, एक फंक्शन के 2 डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकते हैं, हमेशा एक फंक्शन का एक ही डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन कहता है कि इंटीग्रेशन में ऐसा संभव नहीं है। अब देखो कैसे, मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो इंटीग्रेशन करो, तुम करो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करो और 2x + 10 का इंटीग्रेशन करो, तो तुम करोगे तो क्या होगा, 10 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x हो जाएगा, कुछ भी हुआ। मान लो ऐसे कर दो, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो कैसे लिखे, चलो ना 2x को ही इंटीग्रेट करो ना, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² होगा 2x का, 2 बाहर आएगा, x² 2 होगा, 2 कट जाएगा। अच्छा जी, फिर मान के चलो कि अगर हम ये कहें कि तुम क्या कर दो, कैसे कहें अच्छा कुछ ऐसा दिखाना होगा कि जिसका यूनिक ना हो सके, ऐसे दिखाएं, रुक जाओ दिखाते हैं। चलिए कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लेते हैं ऐसा 2 फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन सेम हो जाए। जैसे क्या लिया जाए, अगर मैं ले लूँ, कैसे क्या लिखूँ, किसको लिखूँ, अरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है बात। क्या होगा, एक फंक्शन के 2 से अधिक भी इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ लिया जाए। जैसे मान लिया जाए x⁴ लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए x लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, x² + 2 लिखेंगे प्लस c, और कुछ एक ऐसा लिया जिसका x² + 2 ही आए। कुछ तो लेना पड़ेगा, क्या लिखा जाए। अच्छा मान लो हम ले लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा 3, और यहाँ पे ले लेते हैं 5 और dx। देखो थोड़ा सा इनको इंटीग्रेट करें तो 3 और x⁵, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻6 नहीं होगा ना, चेंज हो जाएगा ना। हमको ऐसा लेना है जिसका सेम हो जाए, ऐसा दिखाना है, कैसे होगा। अरे ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो गया, दिमाग में कोई बात ही नहीं आ रहा अभी, लग रहा है कोई होए। डिफ्रेंशिएशन तो समझ में हो गया कि भाई x² + 5 का dx 2x ही होगा।
अगर कांस्टेंट की बात करें तो जैसे 2x + 5 तो क्या हो जाएगा, x² + 5x हो जाएगा। और किसको लेंगे, मान लीजिए 2x, नहीं हो पा रहा है ना ऐसा कुछ भी। अच्छा, कुछ दिमाग में बात नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, इसको लास्ट में चलो देखते हैं। कोई ऐसा फंक्शन 2 लेना होगा जिसका इंटीग्रेशन सेम आ जाए। ठीक है, चालू कर दीजिए। तो चालू है। देखिए तीसरा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई फंक्शन लेना होगा, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा 2 फंक्शन ले लें जिसका डिफरेंशिएशन दिखा सके कि यूनिक होता है, वो तो होता ही है। और इंटीग्रेशन 2 का 1 भी हो सकता है, ऐसा दिखाना है। ठीक है, यूनिक नहीं होता है। खैर आगे देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि व्हेन अ पोलिनोमियल, याद रखेंगे 3 नंबर हमको लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग, थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ा जाए। जब भी कहीं कोई देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए और फिर लास्ट में उसको देख लिया जाएगा। लिखा है व्हेन अ पोलिनोमियल फंक्शन p इज डिफरेंशिएटेड द रिजल्ट इज अ पोलिनोमियल whose डिग्री इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ p। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसमें लिखता है कि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन लीजिए और उसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आप जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा कि कहता है कि डिफरेंशिएशन में अगर आपको मैं कहूँ तो आप क्या लिखेंगे dx² का, इसको आप लिखेंगे nx n-1 यानी 2x हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, x³ मतलब 2 + 1 n+1 होता है ना, xn+1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बटा में 3 + c। तो दोनों में क्या लिखता है कि अगर आप किसी फंक्शन को, किसी पोलिनोमियल फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1 कम हो जाएगा। जैसे पावर पहले 2 था, पावर 1 हो गया। और वही लिखता है कि व्हेन अ पोलिनोमियल फंक्शन p कह रहा है उसको, पोलिनोमियल फंक्शन को p मान रहा है, इज इंटीग्रेटेड द रिजल्ट इज अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 मोर देन, देखिए वहाँ पर डेट नहीं होगा, देन होगा, मोर देन द डिग्री ऑफ p। यानी बात समझना है, कह रहा है कि कोई भी आप अगर पोलिनोमियल फंक्शन लेकर के जब डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर 1, पहले तो कहता है कि पोलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पोलिनोमियल ही आएगा, और डिफरेंशिएशन में पावर कम हो जाता है 1। जैसे पावर 2 है तो पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर 3 रहेगा तो पावर 2 आएगा। और इंटीग्रेशन में क्या होगा कि पोलिनोमियल को इंटीग्रेट करने पर पोलिनोमियल ही आएगा, लेकिन पावर 1 ज़्यादा हो जाएगा। इसमें पावर 2 था तो पावर 3 हो गया, पावर 3 रहता तो पावर, क्योंकि इसमें n, उसका फॉर्मूला होता है n+1 बटा में n+1 इंटीग्रेशन में, तो पावर तो 1 बढ़ रहा है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, nx n-1 होता है तो इसमें पावर घटता है। वही बात वहाँ पे नोट करके लिख दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि पोलिनोमियल को करने पर पोलिनोमियल ही आएगा। याद क्या रखना है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है 1 और इंटीग्रेशन में पावर 1 वृद्धि कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्या कर रहा है उसका प्रॉपर्टीज कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब लिख रहा है कि जो फंक्शन हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था। डिफरेंशिएशन करने का मतलब उसका क्या ज्ञात करते थे हम लोग, टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करते थे किसी कर्व के किसी पॉइंट पर। याद रखेंगे, आगे आपको शिक्षा अध्याय में भी बताया जाएगा, आपको मैंने दिखाया भी था कि अगर कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया है और उसको डिफरेंशिएट करना था, इसका मतलब उसके किसी एक पॉइंट पर उसका जो टेंजेंट खींचा जाएगा, जो स्पर्शरेखा खींचा जाएगा, उसका स्लोप क्या है, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग dy/dx लिखते थे। यानी डिफरेंशिएशन क्या बतलाता है, तो लिखता है कि डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ज्यामितीय जो उसका अर्थ है वो ये होता है कि किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पर खींचे जाने वाले जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, स्लोप को फाइंड करने के लिए dy/dx लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग tan थीटा भी लिखते थे, इसी को हम लोग m भी कहते थे 10th 11th क्लास में, अब उसी को हम लोग dy/dx लिखते थे। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये था कि किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को ज्ञात करते थे। वैसे ही यहाँ पे लिख रहा है कि सिमिलरली द इंडिफिनिट इंटीग्रल
ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व्स। अभी आपने मैंने दिखाया था आपको कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है वो क्या दिखाता है, तो किसी भी कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी आपको जो फिगर दिखाया गया था पाराबोला वाला, कि वहाँ वैल्यू चेंज करते जाइए और वो सब जो है कि नहीं एक से एक ही कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या दिखाता है कि स्पर्श रेखा की ढाल निकाला जाता है डिफरेंशिएशन से, और इसमें क्या निकालते हैं, तो किसी भी कर्व के, किसी भी वक्र के परिवार को हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, आगे कहता है, उसी में लिख रहा है कि फैमिली ऑफ कर्व्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, और उन सबके जो है कि नहीं जो टेंजेंट होते हैं किसी पॉइंट पे खींचिएगा तो वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के सब समानांतर ही आएंगे। वही बात यहाँ कह रहा है। फिर लिखा है कि आगे में कि फैमिली विद द लाइंस ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रिप्रेजेंट द वेरिएबल इंटीग्रेशन, मतलब वो जो है कि नहीं किसी फैमिली के कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके किसी एक पॉइंट पर खींचे गए जो टेंजेंट का कर्व का जो स्लोप होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल, जो लाइंस होते हैं वो सब ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे, मतलब उन दोनों पर अगर आप एक पर लंब खींचेंगे दूसरे पर भी लंब जाएगा। ठीक है, मतलब सब पैरेलल हैं तो एक पर लंब दूसरे पर लंब पड़ेगा ही। तो उसी बात को वहाँ पे लिख रहा है, एक बार फिर से मैं उसको सुना देता हूँ। क्या लिखा है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसका एक कुछ ज्यामितीय अर्थ होता है। नामतः नेमली क्या क्या होता है, तो लिखा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व एट ए पॉइंट, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन ये कहता है, वैसे ही इंटीग्रेशन जो है वो क्या बताता है, तो लिखा है कि द इंडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट नहीं इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, वो भी ज्यामितीय अर्थ को प्रदर्शित करता है। क्या बताता है, तो ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, कर्व के फैमिली को बताता है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं। और उसके बाद लिखा है कि हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स, उन सब के स्पर्श रेखा भी खींचे गए जो होते हैं वो सब एक दूसरे के समानांतर होते हैं। फिर लिखा है एट द पॉइंट्स, उस बिंदु पर, और लिखा है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे द फैमिली विद द लाइंस ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा बंद कर दीजिएगा, कभी कभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स को आपको जो दिखाया जाएगा तो वो कभी कभी इस प्रकार से होगा कि ऐसे दिखाएगा मान लीजिए, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सब यहीं से जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, सब एक ही पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका एक ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो इसी के केस के लिए आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, दोनों के बारे में वहाँ पे कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ, लिखा है कि टेंजेंट एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, कभी जहाँ सब कर्व्स कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा। ठीक है, तो वो लिखता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींचे गए कर्व के फैमिली का जो टेंजेंट होगा, तो लिखा है क्या कि ईच अदर हैविंग पैरेलल टेंजेंट। ठीक, एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल और सबके लिए एक सेम होगा। और उसके बाद लिखा है कि द फैमिली कर्व्स ऑफ द फैमिली विद द लाइंस ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि अगर आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए हैं तो उसका जो उसको क्या बोलेंगे कि सेम जो लाइन आएगा सबके लिए, अगर x है तो वो y के परपेंडिकुलर होगा, अगर वहाँ y रहेगा तो x के परपेंडिकुलर आएगा। जो कॉमन लाइन आएगा, जैसे मान लीजिए कर्व ऐसा आया, कभी कर्व ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे, तो वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा, ये आप पहचान सकते हैं। लेकिन कर्व्स ऑफ द फैमिली विद द लाइंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो कर्व्स का जो लाइन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, तो लिखा है कि टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन ऑफ का जो वेरिएबल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि x के सापेक्ष करना होगा, कभी y के सापेक्ष करना होगा। तो अगर x के सापेक्ष करना होगा तो वो जो उसका लाइन आएगा, ठीक है, फैमिली का जो लाइन आएगा कर्व्स का, वो अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y के परपेंडिकुलर होगा, और अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के परपेंडिकुलर होगा। वही बात वहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है, बड़ा समझिएगा उस चीज़ को, कि द कर्व्स ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, किसके परपेंडिकुलर होगा? उस एक्सिस के होगा जो रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के। और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? जिसके सापेक्ष इंटीग्रेट किया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, या जो उसमें फंक्शन में आपको वेरिएबल दिया गया है एक्स वाई जो भी, वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। लास्ट बात क्या लिख रहा है 6 नंबर में, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर फॉर्म मल्टीप्लाइड इन डेरिवेटिव बट डिवाइड इन इंटीग्रेशन। देखिए क्या लिखता है, ये बड़ा समझिएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि sin 2x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, या sin 2x या कोई लीनियर इक्वेशन ही दे दिया गया, मान लिया जाए 5x दे दिया गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन में आप क्या करते हैं, मान लीजिए स्टेन लगाइएगा तो sin थीटा का लिखिएगा cos थीटा, तो cos 2x, और फिर 2x को आप कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, चूँकि dx/dx 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं डायरेक्ट कहता तो आपको ऐसा लिखना होता 2 cos 2x। अगर इसको मैं कहूँ तो आप क्या लिखिएगा, 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, x और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का dx/dx 1 क्या होगा, dx/dx 1 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यही है कि डिफ्रेंशिएशन में अगर जो वेरिएबल लीनियर फॉर्म में रहे, मैंने आपको बताया था, तो उसके जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो गुना में आ जाता है। अगर मान लीजिए 3x होता तो यहाँ डायरेक्ट मान लीजिए लिखा रहता कि sin 4x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो डायरेक्ट हम क्या साइन कर लिख देते cos 4x, साइन का cos थीटा, और x का जो कोफिशिएंट उसको सीधे आगे लगा दीजिए। यानी कि डिफ्रेंशिएशन में वो कोफिशिएंट गुना में लगता है, बात ये समझना है। लेकिन यही बात अगर इंटीग्रेशन होता तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में कोफिशिएंट, ध्यान से, वो लीनियर रहना चाहिए, x रहना चाहिए, नहीं है कि x के पावर 2 रहे, नहीं, वहाँ पर स्पष्ट लिखा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। अगर लीनियर फॉर्म में है तो डिफ्रेंशिएशन में उसको गुना करते हैं और इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर इंटीग्रेशन की बात करें, मान लीजिए इसी को इंटीग्रेट करना होता sin 2x, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन का क्या लिखेंगे, साइन का पता है cos होगा, और इंटीग्रेशन में पता है ना, इंटीग्रेशन में c आता है तो माइनस लगा देते हैं, तो sin थीटा cos थीटा। अब x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो बटा में आ जाएगा। इसमें कहाँ जाता था, गुना में, इसमें कहाँ भागा में, चूँकि उल्टा प्रोसेस है। और क्यों बटा में जाएगा, ये आप 7.2 पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एक तरीका है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक तरीका है, उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे आपके नोट वगैरह जो थे। एक चीज़ मैंने छोड़ा है, वो मेरे दिमाग में आते ही मैं आपको बता दूंगा कि कोई ऐसा फंक्शन लिया जाए जिसके जो है कि नहीं क्या हो जाए, इंटीग्रेशन को दिखाया जा सके कि इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। वैसे समझ लीजिए इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, 2 फंक्शन का एक ही इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन 2 फंक्शन का एक ही डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। 2 फंक्शन का एक ही इंटीग्रेशन हो सकता है, इसलिए इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। अब 2 फंक्शन हम दिमाग लगाते हैं, अगर अभी याद आ रहा है तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि 2 फंक्शन लेंगे और उन दोनों फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। फिर अब जो है नहीं 7.2 का थ्योरी है, उसमें आपको बताया जाएगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत सारे तरीके हैं। वही 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5 तक में 3-4 जो है कि नहीं प्रोसेस है, तरीके हैं, वो आप जानेंगे। अभी फ़िलहाल एक चीज़ है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, शायद कहीं आ ही जाएगा, अभी नहीं आया है, फ़िलहाल 7 में उसको ज़रूरत है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, आप सुने होंगे इंस्पेक्टर आते हैं, और उसी के नाम पे इंस्पेक्शन नाम पड़ा है। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण विधि होता है। ठीक है, निरीक्षण का मतलब ही होता है कि आप उसको पता लगाएं, छानबीन करें। ठीक है, इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर क्या करता है, छानबीन करता है, पता लगाता है। निरीक्षण विधि, इसमें क्या करना ना, ये परीक्षा में नहीं पूछता है,
ठीक है, ये विधि परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप 7.1 पढ़ेंगे तो पहले 4-5 क्वेश्चन है उससे, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर दूँ आपको। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और बाकी सारे तरीके आपको जो है कि पढ़ने हैं, एक एक करके बारी बारी से। एक तरीका पढ़ना है, एक एक्सरसाइज पढ़ना है, एक तरीका पढ़ना है, एक एक्सरसाइज पढ़ना है, ठीक है। तो आप कुछ फॉर्मूले भी आपको दिए जाएंगे उसी की सहायता से। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको एक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन किसका डिफ्रेंशिएशन करके आया है, बात समझ रही है मतलब। और जिसका डिफ्रेंशिएशन करके आया है मतलब ये भूल प्रत्यय विधि था पहले, एक समीकरण को संतुलित करने के लिए भूल कि ऐसा 2 लगाने पे होगा कि नहीं होगा, 3 लगाने पे होगा कि नहीं होगा, अच्छा नहीं तो 4 लगाने पे, ऐसे चीज़ से हम भूल हिट एंड ट्रायल मेथड था, वैसे यहाँ पे भी है। आपको सोचना है कौन ऐसा फंक्शन है जिसको हम ले और उसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो फंक्शन आ जाए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, एक आपको किताब का ही एग्जाम्पल है, मान लिया जाए जैसे सपोज कीजिए ई का sin 2x है, जिससे मान लीजिए दिया, और इसको कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सोचना होगा कि अब कौन ऐसा फंक्शन ले जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पता है कि कॉस लेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा, यानी कि अब कॉस लेके डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे कि ये होगा। जैसे मान लीजिए पता है कि अगर cos 2x ले ले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin 2x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए क्या है मेथड इंस्पेक्शन। डायरेक्ट नहीं कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना तो डायरेक्ट हमको पता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx लगा देंगे, sin का cos होगा और पता है कि c वाला आएगा तो माइनस होगा और x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो बटा में जाएगा और c लग जाएगा, हो गया इंटीग्रेशन एक लाइन में। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या सोचना है, साइन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो सोचना है कि साइन किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा, तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पर साइन आएगा। तो अब कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करिए तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x, फिर 2x को कीजिएगा तो क्या आएगा 2। अब देखिए क्या कीजिए इसमें, चूंकि आपको sin 2x का निकालना है तो sin 2x को एक तरफ अकेले रखना होगा, बाकी सबको इधर भेजना होगा। बाकी समय क्या है -2 है तो माइनस टेबल ही दीजिए, माइनस sin 2x। अब -2 जो है इसको आप इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/-2, उधर गुना में है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। और ये क्या है आपका d/dx cos 2x। अब देखिए ये आपका एक प्रकार से कांस्टेंट है और पता है कांस्टेंट को हम जो बाहर निकाल सकते तो अंदर भी कर सकते हैं, यानी इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख दें -1/2 cos 2x, इधर क्या हो जाएगा sin 2x। अब आ गया, यानी पता चल गया कि sin 2x का जो इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव वो ये है, यानी इसको इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन ये है। बात समझिए मेरे को कहने का मतलब, डायरेक्ट देखिए ये आंसर यहाँ आ रहा है जी। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि किसको डिफ्रेंशिएट करे तो वो आ जाएगा, और जो लाना है उसको ले आकर के एक साइड रख दीजिए, बाकी सबको इधर करके अंदर कर दीजिए और लिखिए कि हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसका हमें ज्ञात करना था इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन कहिए चाहे एंटी डेरिवेटिव कहिए, -1/2 cos 2x होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आएगा तो इसको इंटीग्रेट करने पर ये भी आएगा। तो ये मेथड इंस्पेक्शन, इसे 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा एक्सरसाइज तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब उसके बाद तो आपको जनरल इंटीग्रेट डायरेक्ट फटाफट करना है और 2-2 मिनट का क्वेश्चन है। 7.1 बहुत ईजी है, तो चलिए हम 7.1 डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, इसका थ्योरी इतना ही था 7.1 तक के लिए, बाकी जो भी है वो हम लोग जो है कि 7.2 के लिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। चलिए 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, इसको बंद कर दीजिए फिर से नया वीडियो स्टार्ट कर दीजिए।